हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी को और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वहाँ पे हमने इन द टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट वहाँ पे हमने बात की थी। बट जो स्टेबिलिटी है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, उनको हम एक दूसरी टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की, वो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ लेबाइलनेस और इनर्टनेस। तो कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इनर्ट होते हैं और कौन से लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो रैपिड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। और वो कॉम्प्लेक्सेस जिनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होंगी या फिर होंगी नहीं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? सो लिखते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, so those complexes for which the substitution reactions are rapid are called labile complexes। क्लियर? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो रैपिड होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। एंड दोज कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड स्लोली, या तो स्लो होगी बच्चों, या फिर proceed slowly और do not proceed at all, या फिर होगी ही नहीं, do not proceed at all are called inert complexes। उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है या तो स्लो होगी या फिर होगी नहीं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल और इनर्ट टर्म्स जो होती हैं वो काइनेटिक टर्म्स हैं हमारी, बिकॉज वो एक्सप्रेस करती हैं हमें रेट्स ऑफ रिएक्शन को। और जो इनर्ट और लेबाइल जो हमारी टर्म्स हैं इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन रेट्स की फॉर्म में या फिर हाफ लाइफ पीरियड्स की फॉर्म में। कैसे करेंगे? तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे जिनकी हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? मोर देन अ मिनट हो जाएगी, तो वो हो जाएंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस are those whose substitution reactions have half life periods more than a minute। ऑल राइट। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे हमारे? जिनकी हुज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनके पास जो हाफ लाइफ पीरियड्स है वो क्या होते हैं? मोर देन अ मिनट। और जो हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है वो कौन से हो जाएंगे? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज हुज substitution reactions have half life periods less than a minute। ओके। सो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे? जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या होता है? लेस देन अ मिनट। जो डिस्टिंक्शन है हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में, वो हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया CONH3 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये एसिड मीडियम के अंदर बहुत महीनों तक ये क्या रहता है? हमारा स्टेबल रहता है, परसिस्ट करता है ये एसिडिक मीडियम में। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये काइनेटिक क्या है? हमारा इनर्ट है। काइनेटिकली क्या है ये? इनर्ट। काइनेटिकली
काइनेटिकली इनर्टनेस है यहाँ पे, इनर्टनेस। बट अगर हम इसको थर्मोडायनामिकली देखते हैं तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन के लिए CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस में 6H3 और पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा COH2O का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव 6। तो इस रिएक्शन के लिए इसकी जो K इक्विलिब्रियम होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज नियरली इक्वल टू 10 की पावर 25। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है इस वैल्यू से, ये क्या है हमारा थर्मोडायनामिकली क्या है, अनस्टेबल है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा, काइनेटिकली तो इनर्ट है एसिडिक मीडियम में, बट थर्मोडायनामिकली क्या है, अनस्टेबल है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता चल रहा है। सो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, thermodynamically unstable in acidic medium, in acidic medium, but kinetically inert, समझ आया। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। Ni2 पॉजिटिव है हमारे पास, 4Cn नेगेटिव, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NiCN होल 4 2 नेगेटिव, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो इसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है बच्चों, दैट इज बीटा, वो इक्वल होता है 10 की पावर 22 की। तो इसकी वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये थर्मोडायनामिकली तो क्या है, स्टेबल है, बट काइनेटिकली हम देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन होती है NiCN4 होल 2 नेगेटिव प्लस में CN14 है हमारे पास नेगेटिव, CN14। तो यहाँ पे इसके साथ जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहता है CN नेगेटिव जो हमारा लिगेंड है उसके साथ, वो बहुत ही फास्ट होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, NiCN3 एंड CN, यहाँ पे क्या आ जाएगा CN14, ऐसे हो जाएगा। CN यहाँ पे 3 और यहाँ पे 14, ये क्या हमारा 2 नेगेटिव है, CN14 यहाँ पे आ गया और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और प्लस में एक जो CN नेगेटिव यहाँ से आया है यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहता है हमारा जो साइनाइड लिगेंड है उसके साथ और CN14 का, वो बहुत ही फास्ट होता है। और हमने बोला था लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जो जिनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट होगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही हो रहा है, बेसिकली रेट ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, बदल रहा है यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है, तो वो क्या है यहाँ पे फास्ट है। तो इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, लिबाइल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब काइनेटिकली तो ये क्या है हमारा लिबाइल है, बट थर्मोडायनामिकली क्या है, ये हमारा स्टेबल है, बिकॉज जो बीटा की वैल्यू क्या है वो 10 की पावर 22 है। तो वैल्यू से हमें पता चल रहा है ये क्या है, थर्मोडायनामिकली हमारा स्टेबल है। सो लिखेंगे हम थर्मोडायनामिकली स्टेबल बट काइनेटिकली लेबाइल। काइनेटिकली क्या है, लिबाइल। काइनेटिकली तो क्या है, ये लिबाइल है, बिकॉज यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इसमें फास्ट हो रही है, सो लिबाइल कॉम्प्लेक्स हो गया ये। और थर्मोडायनामिकली कैसा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो हमारे मेन फैक्टर्स रहते हैं बच्चों, वो है एक तो नेचर सेंट्रल मेटल आयन का और एक रहता है हमारा नेचर लिगेंड का। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं नेचर सेंट्रल मेटल आयन को। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, charge on the central metal ion। ओके, तो यहाँ पे हमें चार्ज देखना है सेंट्रल मेटल आयन पे। और बच्चों जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा मेटल आयन के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स की, इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है मेटल आयन का वो बढ़ रहा है। तो चार्ज जैसे मेटल आयन का बढ़ेगा तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो भी बढ़ेगी हमारी। तो लिखते हैं ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द चार्ज on the central
metal ion, greater is the stability of the complex। तो जितनी ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। एज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस, on the central metal ion increases, the stability of complex also increases। जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने तो एग्जाम्पल लिए, इनसे हम देखते हैं। FeCN6 3 नेगेटिव है, दूसरा FeCN6 4 नेगेटिव है, तो चार्ज में डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारी मेटल है उस पर चार्ज कितना है, +3। यहाँ पे जो हमारी मेटल है इस पे चार्ज कितना है बच्चों, +2। और लोग बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी है, 31, और इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी है, 8.3। और ये पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं। जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम स्टेबल कॉम्प्लेक्स मानते हैं जिसका जो लॉग बीटा की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन 8 हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारी 31 वैल्यू आ रही है, तो बहुत ज्यादा है 8 से, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज भी क्या है, हमारी इस वाली मेटल पे ज्यादा है। और जैसे जो हमारी सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज बढ़ेगा तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो भी बढ़ेगी। इसलिए ये क्या है हमारा वेरी स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। क्या हो गया, वेरी स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। समझ में आया। फर्स्ट कौन सा था हमारा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में चार्ज सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ मेटल आयन, साइज ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइज की मेटल आयन की। तो बच्चों जैसे जैसे जो मेटल आयन है उसका साइज डिक्रीज होगा, जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। तो जो मेटल आयन है उसके साइज के घटने से जो स्टेबिलिटी है वो हमारी बढ़ेगी। सो एज द साइज ऑफ द मेटल आयन, decreases the stability of the complex increases। तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जो हमारी साइज है मेटल आयन का डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमारे पास आयन है Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमारा मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव। सो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये हमारे पास आयन है +2 में, सभी चार्ज सेम है सभी के ऊपर। अब देखो आयनिक रेडियस, यहाँ पे हमने क्या देखना है, साइज देखना है। तो जो आयनिक रेडियस है वो कैसे बढ़ रही है, हमारी इस तरीके से बढ़ रही है। 91 है, यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 82 है, तो ये क्या हो रही है, हमारी घट रही है। जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 91, 83, उसके बाद 82, उसके बाद 78, उसके बाद 69, पर यहाँ पे क्या है, इसकी ज्यादा है, ये क्या होगी 74। तो यहाँ पे जो है हमारी जो आयनिक रेडियस है वो धीरे धीरे ऐसे ही घट रही है। तो जैसे जैसे साइज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, मेटल आयन का तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, क्या बोला मैंने, वो बढ़ती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो किस तरीके से हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इसका जो साइज है वो बड़ा है। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव की होगी, उसके बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की, उसके बाद निकल 2 पॉजिटिव, उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा साइन, जिंक 2 पॉजिटिव। तो ये क्या आ गई, हमारी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ गई। एंड दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज नोन एज इरविंग विलियम सीरीज। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को, इरविंग विलियम सीरीज, याद रखेंगे। सो नोट कर लेते हैं इसको भी। दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
order of stability is known as Irving-Williams series. Irving-Williams series क्या बोलेंगे स्टेबिलिटी के ऑर्डर को? इरविंग-विलियम सीरीज. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन. तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, एक तो होती है हमारी क्लास सी मेटल्स और एक होती है हमारी क्लास बी मेटल्स. तो क्लास सी मेटल्स क्या होती हैं? फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं बच्चों. और इसमें आ जाएंगी हमारी जो एल्कली मेटल्स होती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, और जो ट्रांजिशन जो हमारी एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, और जिनके पास वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब आ जाएंगे. और जो क्लास सी मेटल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस उन लिगेंड्स के साथ में बच्चों जो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? लाइक फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब. क्लियर? सो क्लास सी मेटल्स क्या हो जाएंगी? फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स. और इसमें आ जाएंगी अल्कली मेटल्स, alkaline earth metals, और transition metals, और ट्रांजिशन मेटल्स वो आएंगे जिनके पास जो डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? हमारे कम होंगे. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स containing less d valence electrons. So transition metals containing less d valence electrons इसमें आ जाएंगी, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम. नेक्स्ट है जो क्लास ए मेटल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस. क्लास ए मेटल्स forms stable complexes with the ligands containing high electronegative atoms, negative atoms such as fluorine, oxygen and nitrogen. Fluorine, oxygen and नाइट्रोजन. सो क्लास ए मेटल्स फॉर्म करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस उन लिगेंड्स के साथ में जो कंटेन करते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और इसमें कौन कौन से आती है? हमारी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ट्रांजिशन मेटल्स कंटेनिंग लेस डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आएंगी, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम. और ये क्या होती है? हमारी फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है. नेक्स्ट अब क्लास बी मेटल्स. तो जो हमारी क्लास बी मेटल्स होती हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और इसके अंदर हैवी मेटल्स आती हैं, लाइक हमारी गोल्ड है, मरकरी है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है. सो ये सब हमारी मेटल्स आती हैं और रिलेटिवली इनके पास लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो हमारी क्लास बी मेटल्स होती है फॉर्म करती हैं कॉम्प्लेक्सेस उन लिगेंड्स के साथ में जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ में, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक. ऑलराइट, सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैवी मेटल्स, less electropositive heavy metals. less electropositive heavy metals होती हैं
लाइक इसमें आ जाएगी हमारी गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, पैलेडियम, इरिडियम और लेड एटसेट्रा। ओके, सो ये क्या होती है हमारी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हेवी मेटल्स इसके अंदर आती हैं। और दीज हैव relatively large number of d electrons, large number of d electrons होते हैं इनके पास। और क्लास बी मेटल फॉर्म करती हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ में। सो क्लास बी मेटल्स forms most stable complexes with the ligands, with the pi acceptor ligands, इसमें आ जाएंगे लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये सब आ जाएंगे। तो क्लास बी मेटल्स फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद द pi acceptor ligands like phosphorus, sulfur, arsenic, bromine and iodine। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बच्चों नेचर ऑफ द लिगेंड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे चार्ज और साइज लिगेंड का, जिससे जो हमारी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की वो अफेक्ट होगी। सो नेक्स्ट हम करते हैं अब नेचर ऑफ द लिगेंड। नेचर ऑफ द लिगेंड, जिसमें हम फर्स्ट करते हैं साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। साइज एंड चार्ज of the ligand, सो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास हाई चार्ज होता है और स्मॉल साइज होता है वो फॉर्म करते हैं मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। सो लिगेंड्स विद हाई चार्ज and small size forms more stable complexes। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास हाई चार्ज होता है बच्चों और साइज जो है स्मॉल होता है वो फॉर्म करते हैं हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। इसीलिए जो हमारा F नेगेटिव होता है, जो फ्लोराइड आयन होता है एज कंपेयर टू जो हमारी क्लोराइड आयन है उसकी, ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारी Fe3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के साथ में। Fe3 पॉजिटिव जो हमारी मेटल होती है उसके साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज इसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल फ्लोराइड आयन है एज कंपेयर टू हमारी जो लार्ज क्लोराइड आयन है उसकी। सो ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा डाई नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव, डाई नेगेटिव जो हमारा एनायन है O2 नेगेटिव, ये स्मॉल है तो ये बहुत बढ़िया मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एज कंपेयर टू जो हमारा लार्ज S2 नेगेटिव, एज कंपेयर टू जो हमारे लार्ज S2 नेगेटिव आयन है इसकी कंपेयर में। तो स्टेबल किसका है? इसका है। सो स्मॉल डाई नेगेटिव anion O2 negative forms more stable complexes as compared to the large S2 negative ion। क्लियर? सो स्मॉल जो डाई नेगेटिव एनायन है हमारे पास O2 नेगेटिव फॉर्म करता है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू जो हमारा लार्ज S2 नेगेटिव आयन है उसकी। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। सो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? जो हमारा लिगेंड है वो कितनी आसानी से अपने लॉन पेयर्स को दे रहा है, जितनी आसानी से वो लॉन पेयर को देगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बेस है, और जितनी मुश्किल से देगा उतना ही वो क्या है,
वीक बेस हो जाएगा। और जो हमारा मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लिगेंड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है मेटल को, और वो किस में जाते हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं मेटल की उसके अंदर। जो जितनी ज़्यादा आसानी से जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा, उतना बढ़िया, उतना स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। सो ग्रेटर दी ease of donation of electron pairs, greater the ease of donation of electron pairs by the ligand, greater is the stability, of the complex formed by it. So greater the ease of donation of electron pairs by the ligand, जितनी आसानी से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की जो वो लिगेंड फॉर्म करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसलिए जो हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कैसे आता है, NH3 जो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं सबसे ज़्यादा वो, उसके बाद हमारा वाटर, उसके बाद F नेगेटिव, बिकॉज ये क्या है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू जो हमारे वाटर है ये ज़्यादा है, और जो फ्लोराइड है वो क्या है, कम होगा एज कम्पेयर टू हमारे वाटर की। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ है। तो इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स भी जो फॉर्म करेंगे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, NH3, उसके बाद वाटर, उसके बाद हमारा क्या होगा, F नेगेटिव। याद रखेंगे इस स्ट्रेंथ को आप। प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट किलेट इफेक्ट। सो किलेट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जब हमारे कॉम्प्लेक्स में किलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक EDTA है, इन इथाइलिन डायमाइन है, तो ये है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबली बनाते हैं एज कम्पेयर अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, लाइक अमोनिया है, वाटर है। तो ये जो स्टेबिलिटी उन्होंने बढ़ाई है किलेटिंग लिगेंड्स ने, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट। सो द complexes formed by the chelating ligands like ethylene diamine इन है, EDTA है, the complexes formed by the chelating ligands are more stable than those formed by the monodentate ligands, like अमोनिया होता है, NH3 है, वाटर है, then those formed by the monodentate ligands। और ये जो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ाई है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, किलेट इफेक्ट। दिस इनहेंस stability by the presence of chelating ligands, in the complexes this enhanced stability by the presence of chelating ligand in the complexes is called chelate effect. All right, so क्या है ये, द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द किलेटिंग लिगेंड्स, जो किलेटिंग लिगेंड है जो फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्सेस को, आर मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे देन किसके, दोज फॉर्म्ड बाय द मोनोडेंटेट लिगेंड, जो मोनोडेंटेट लिगेंड से फॉर्म होंगे कॉम्प्लेक्स, उनके कंपेयर में वो ज़्यादा होंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा। सो ये जो हमारी इनहेंस्ड हुई है स्टेबिलिटी, दिस इनहेंस्ड स्टेबिलिटी बाय द प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्सेस
जो किसकी वजह से हुई, किलेटिंग लिगेंड की वजह से, और स्टेबिलिटी किसकी बढ़ी, कॉम्प्लेक्सेस की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, किलेट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं निकल की कॉम्प्लेक्सेस में NiNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, एक ये हमारे पास, और दूसरा है NiEN3 2 पॉजिटिव एंड हियर इज 2 पॉजिटिव। लोग बीटा की वैल्यू होती है इनकी, लोग बीटा की वैल्यू 8.61 और यहाँ पे होती है 18.28। लोग बीटा की कितनी वैल्यू, 8.61 एंड 18.28। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा स्टेबिलिटी क्या रहेगी। स्टेबिलिटी देखिए, ये हमारा निकल का कॉम्प्लेक्स है, ये भी निकल का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है। यहाँ पे कौन सा हमारा इन है, इथाइलिन डाइअमाइन है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके लॉग बीटा को चेक करते हैं। लॉग बीटा देखिए 18.28 आ रहा है, इसका 8.61 आ रहा है। और हम ये बात कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोज में कि लॉग बीटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारा उसे मानते हैं जिसका लॉग बीटा क्या होता है, मोर देन 8 होता है। तो मोर देन 8 किसका है, यहाँ पे 18.8, इसका तो बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होगा, हमारा हाई स्टेबल होगा, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। हमारा लॉग बीटा की वैल्यू देख के भी हम बता सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा लिगेंड है बच्चों, किलेटिंग लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा निकल कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है किलेटिंग लिगेंड इन इथाइलिन डाइअमाइन के साथ में देन दी जो हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है अमोनिया उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स को। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स। तो कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा किलेट रिंग्स हमारी प्रेजेंट होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी हमारी कॉम्प्लेक्स की। सो larger the number of kilate rings in a complex, greater is the stability, of a कॉम्प्लेक्स। इतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारी कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर लेते हैं यहाँ पे कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस को। कॉपर है NH3 का 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, और यहाँ पे है लॉग बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कॉपर है और इन 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे है कॉपर ट्राई इन पे है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ किलेट रिंग है, 0 है। यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी हमारी 3 है। और लॉग बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 12.5, यहाँ पे कितनी होगी 20.0, और यहाँ पे कितनी होगी हमारी 20.5, 12.6 होती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी लॉग बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ किलेट रिंग बढ़ रही है, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और लॉग बीटा की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कितनी, 12.6 20.0 सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले में। और सबसे ज्यादा किलेट रिंग इस वाले कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी है हमारी, इस वाले कॉम्प्लेक्स की। तो नंबर ऑफ किलेट रिंग बढ़ने से जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वो भी हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ किलेट रिंग। साइज ऑफ किलेट रिंग, तो जो साइज है किलेट रिंग का उससे भी अफेक्ट होती है हमारी जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारी 5 मेंबर जो हमारे किलेट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल होती है जो 5 मेंबर जो हमारी किलेट्स होती हैं मेटल किलेट्स, और जो 6 मेंबर होती हैं वो स्लाइटली लेस स्टेबल होती हैं। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द metal kilates with 5-membered ring are more stable, और जो metal kilates होते हैं
metal chelates with six-membered ring are slightly less stable, are slightly less stable. सो मेटल किलेट्स जिनके पास 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और ऐसी मेटल किलेट्स जिनके पास 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो लेस स्टेबल होती हैं. बट आपको ये पॉइंट नोट करना है, सिर्फ वही मेटल किलेट्स, सिर्फ वही 5 मेंबर्ड रिंग्स हमारी ज़्यादा स्टेबल होंगी जिनकी जो हमारी बॉन्ड्स हैं सिंगल बॉन्ड्स के साथ ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे. सो नोट करना ही आपको, नोट पॉइंट पे डालना है. सो मेटल किलेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर्ड किलेट्स आर मोर स्टेबल देन the 6 membered किलेट्स, then the 6 membered किलेट्स 6 मेंबर्ड किलेट से ज़्यादा स्टेबल होंगी. बट कब स्टेबल होंगी? when the bonds in the rings, when the bonds in the ring are joined by single bonds, okay. When the atoms, क्या है यहाँ पे? when the atoms in the rings are joined by single bonds. तो 5 मेंबर्ड जो किलेट्स है वो ज़्यादा स्टेबल कब होंगी 6 मेंबर्ड किलेट के कंपेयर में? जब जो एटम्स है रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे या ज्वाइंड होंगे सिंगल बॉन्ड से. और नेक्स्ट है हमारा 6 मेंबर्ड किलेट्स के लिए. 6 मेंबर्ड किलेट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी 5 मेंबर्ड किलेट्स से. ऐसा कब होगा? जब या तो डबल बॉन्ड हो या अनसैचुरेशन हो. सो 6 मेंबर्ड किलेट्स आर more stable. 6 membered chelates having double bond or unsaturation, having double bond or unsaturation are more stable than the 5 membered chelates. तो जो 6 मेंबर किलेट्स है हमारे, अगर उनके पास डबल बॉन्ड है या फिर अनसैचुरेशन है तो वो क्या होंगी? हमारी ज़्यादा स्टेबल होंगी 6 मेंबर्ड एज कंपेयर टू जो हमारी 5 मेंबर किलेट्स हैं उनकी. क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेरिक इफेक्ट. तो देखिए स्टेरिक इफेक्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के अंदर. तो जैसे स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता है तो जो हमारी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वो डिक्रीज हो जाती है. तो ऐसे लिगेंड्स जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ी वहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है. सो स्टेरिक इफेक्ट में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्सेस containing less sterically hindered ligands are more stable than the complexes having sterically hindered ligands. सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हमारे लिगेंड प्रेजेंट होंगी वो ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू किन की? वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास स्टेरिकली हिंडर्ड क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं. इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल से. सो यहाँ पे हम लेते हैं इथाइलिन डायमाइन, दैट इज CH2
यहाँ पे क्या है हमारे पास NH2 एंड यहाँ पे भी क्या है हमारे पास NH2, तो क्या है इथाइलिन डायमाइन है। तो इसी का हम सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव लेते हैं CH2 और यहाँ पे क्या है N और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे भी CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास N नाइट्रोजन है, इस तरीके से लिख देंगे इसको नाइट्रोजन, ठीक है। NCH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे ये क्या इथाइलिन डायमाइन है, ये सी का क्या है सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या आगे CH3 आगे सब्स्टिट्यूट हो गई, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया CH3 आगे, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, बड़े हमारे मॉलिक्यूल आ गए हम, तो यहाँ पे अब क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी आ जाएगी, ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे स्टेरिक इफेक्ट आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी कॉम्प्लेक्स बनने की जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इसलिए जो इथाइलिन डायमाइन है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू उसकी जो हमारी सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है इसके कंपेयर में। तो ये हो गया हमारा स्टेरिक इफेक्ट। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना हुई। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।